आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम TRE 2 के जो आप जानते हैं कि हम लोग TRE 2 का जो GS सेक्शन है उस पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 to 5 के GS सेक्शन में बात कर चुके हैं, 6 to 8 पे बात कर चुके हैं, और ये जो है सीरीज चल रहा है वो 9, 10th के GS सेक्शन पे बात चल रहा है। आइए नेक्स्ट आज जो हम क्वेश्चन डील करेंगे वो 41 से करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन बात हो चुकी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ सारी वीडियोज मिल जाएंगे। आइए 41 से बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो है यानी FL वो 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये उत्तल लेंस जो है, इसको पानी में डुबाएंगे तो ये उत्तल लेंस ही रहेगा। ठीक है ना, इसको अगर पानी में डुबो दिया जाए तो ये कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, यानी कि उत्तल लेंस ही रहेगा। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ अवतल लेंस की बात हो रही है, ये खत्म हो गया। अब बोलता है, ये बात याद रखिए कि अगर हम इसको पानी में डुबाएंगे तो ये बिहेव करेगा उत्तल लेंस का, और फोकल लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होगा। इसका फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ वो ग्रेटर देन होगा 10 सेंटीमीटर से, यानी कि FL ग्रेटर देन होगा 10 सेंटीमीटर से। फोकल लेंथ यानी कि FL ग्रेटर 10 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सी होगा, FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। पहले मैंने क्लियर किया था कि उत्तल लेंस होगा, और ये इसकी फोकल लेंथ जो है वो यानी FL वो 10 डिग्री से ग्रेटर देन 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री से मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से समझने के लिए, चूंकि इसको एक्सप्लेन करना, इसको फॉर्मूला में रीअरेंज करना, आपको बताना, इसमें कम से कम बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको समझने के लिए आप पढ़ें लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको बातें और अच्छे से समझ में आएगी। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसको आप ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ों को एक्सप्लेन करना काफ़ी लंबा होगा, उसके हम सोर्स बता देंगे आपको, और वहाँ से जाकर के उस चीज़ों को आप देख लें, आपको वो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला जाकर देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्यों एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसको पानी में डुबाने के बाद वो उत्तल लेंस ही क्यों होगा, और उसकी फोकल लेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा क्यों होगा। ये बात समझने के लिए आपको इस फॉर्मूला को जाकर के एक मरतबा देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन कहता है कि 42 नंबर की हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शी होता है। दृश्य प्रकाश में जो प्रकाश मतलब दिखता है, जैसे प्रकाश में सूरज की रोशनी है, उसमें जल को आप देखते हैं पारदर्शी, यानी कि जल के नीचे आप जो चीजें होती है, जब साफ जल हो तो आप देख सकते हैं पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, होता है। लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ये इसलिए होता है क्योंकि, लेकिन कोई वस्तु बहुत दूर है और जब कोहरा लगता है तो उस कोहरे के माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें कोहरे में पर लाइट जो है वो लाइट बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटर। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णनकरण। प्रकाश ऐसा इसलिए होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, स्कैटर के कारण ऐसा होता है। प्रकाश बिखर जाता है, यानी कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है, इसलिए ऐसा होता है। प्रकाश के बिखरने के कारण, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटर के कारण। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में देखिएगा तो स्कैटर में इसमें लिखा जरूर होगा, स्कैटर।
स्कैटर जरूर लिखा होगा, स्कैटर्ड है ना। एक क्वेश्चन है यही। दाउ वाटर इज ट्रांसपेरेंट, चूंकि वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है टू विजिबल लाइट, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप ऑफ वाटर। दिस इज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड, ज्यादातर प्रकाश जो है स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, टू क्रिएट एपरेंट एपिसिटी, और क्रिएट अस्पष्टता क्रिएट करता है। तो प्रकाश के स्कैटर कहते हैं प्रकीर्णन को, प्रकीर्णन को। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ऐसा होता है, बिखरने की वजह से। मुझे लगता है कि आप बात समझ में आ गया होगा। दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदे अपारदर्शित होती है, नहीं बिल्कुल अपारदर्शित नहीं, पारदर्शी होती है। जल की महीन बूंदे जो है, जल की महीन बूंदे वो पारदर्शी होती है, तब ना हम जल के नीचे चीजों को देख लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपको प्रकाश के विकिरण के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश के स्कैटर ऑफ लाइट के कारण, स्कैटर ऑफ लाइट के कारण। आइए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि एक वर्णी प्रकाश, अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसे कहते हैं इंग्लिश में मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से क्या चीज जो है वो नहीं बदलता है? पहले समझिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होता क्या है। मोनो जो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, सिंगल एक। क्रोमैटिक मतलब क्रोमो ये दो शब्द से बना हुआ है। मोनोक्रोमेटिक दो शब्द से बना हुआ है, मोनो और क्रोमो। क्रो मतलब होता है कलर, COLOUR कलर, यानी जिस लाइट का एक कलर होता है उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक वर्णी प्रकाश। इसके एक वर्ण होते हैं। ये एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस प्रकाश का आयाम वेग, यानी वेग को कहते हैं वेलोसिटी वेग, और साथ साथ तरंग धैर्य वेव लेंथ, ये तीनों जो है नहीं बदलता है। ये तीनों वैसे ही कि वैसे ही रहता है। इसकी बदलती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, इसकी आवृत्ति बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी, ये होता है चेंज। आवृत्ति हो जाता है चेंज, आयाम वेग और तरंग धैर्य ऐसे लिखाएगा, इसको कहते हैं वेवलेंथ। हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। आप जानते हैं थोड़ा सब खुद समझदार है। ये तीनों चीज जो है इसका नहीं बदलता है, सेम रहता है, सेम, तीनों सेम। बदलता है क्या है? आवृत्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कहता है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे बोहर मॉडल, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि इस बोहर मॉडल से पिछले 6 to 8 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बोहर मॉडल से, और यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया बोहर मॉडल से, है ना। कहता है कि निम्नतम अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में मुझे खुद एक टाइम लगेगा, क्योंकि बोहर मॉडल अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कुछ चीजें, कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फॉर्मूला है कि nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला इसका है, वैल्यू है 2.19 × 10⁻⁶ 1/n मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, यानी किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगा वो होगा 2.19 × 10⁻⁶ 1/n ms। मान लीजिए कि वन ऑर्बिट में
एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी 2.19 गुने 10 टू द पावर 6 गुने 1/1। ये n क्या है, ये 1 क्या है, n है, इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा 2.19 गुने 10 टू द पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि पहला ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की जो निम्नतम अवस्था होगी, चाल होगी 2.19 गुने 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मतलब ये इसका आंसर निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बोहर मॉडल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इसका आंसर होगा सी नंबर, CY137। अब ये CY137 कैसे आया, अब जाइए बोहर मॉडल्स को पढ़िए और इसको अप्लाई कीजिए और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। लेकिन मैं अब चूंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये बात आप याद रखिएगा कि nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की चाल जो होगी 2.19 गुने 10 टू पावर 6 1/n मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इससे आपको ये निकालना आसान होगा कि किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। मतलब एक ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में चाल हो जाएगा इतना, ये दूसरा करेंगे ऑर्बिट में चाल क्या होगा, तो ये जहां हम 1 लिखे थे वहां 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। तो इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप बोहर मॉडल्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इतनी चीजों को यहाँ एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है। आइए कहते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णिका, इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब ये भी टॉपिक है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। कृष्णिका ब्लैक बॉडी एक उच्च तापक्रम हाई टेम्परेचर पर Tk पर उच्च तापक्रम Tk पर E एनर्जी, मतलब एनर्जी वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। यानी कि अब इसको पढ़ने के लिए अब यहाँ आपको एक और थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको पढ़िए, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ एनर्जी E, मतलब कहता है कि एनर्जी E जो है, एनर्जी E वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 4th पावर ऑफ T टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ T टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ T टेम्परेचर के हमेशा समानुपाती, प्रोपोर्शनल होता है। इसका थ्योरी का ये कहना है कि कहता है कि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी कहता है कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ T टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यानी कि E जो है एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होता है T4th पावर के, T⁴ के होता है प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को T/3 से रिड्यूस कर दिया जाए, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए T/3 से, तब इसकी एनर्जी जो है वो होगा, इसकी एनर्जी कितना होगा पता है, इसकी एनर्जी ऑफ द रेडिएंट विल भी हो जाएगा E/81। क्यों? क्योंकि 3 जब हम समानुपाती करते हैं, 3 यहाँ लिखे हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता, मान लीजिएगा T/2 से, T/3 से हुआ तब इतना हुआ, T/2 से तब कितना होता, तब हो जाता है E/16। कैसे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 14 8 16 हो जाता है। लेकिन बोला है कि T/3 से होता है, इसलिए हो जाएगा E/81, ये आंसर हो जाएगा। और अच्छे समझ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ T टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी।
यानी कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 4 के। ई जो है प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 4 के, ठीक है। और चूंकि अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए t/3 से, तब इसका जो हो जाएगा वो e/81 हो जाएगा। अगर t/2 होता तब इसका कितना हो जाता, t/3 है तो इसका हो गया, अगर t/2 होता तो e/16 हो जाता। ये आंसर हो जाता है इसका। पढ़ने के लिए अब स्टीफन बोल्ट्जमैन की थ्योरी को वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उस थ्योरी को पढ़ करके बताना, हमको 1 घंटे का टाइम चाहिए, आधा घंटे का, तब मैं उस पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। पढ़िए आप इसको। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर कि, एक सेकेंड, कहता है कि अम्ल, कोई अम्ल जो अम्लीय यानी KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। आपको पता है कि KMnO4 क्या है ना। पहले आप समझिए कि KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब याद करना पड़ेगा, इसको पता, लिखिए कॉपी में, इसको कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट, है ना, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसका कलर जो है होता है पर्पल, ठीक है, पर्पल, इसका कलर जो होता है पर्पल, क्लियर। अच्छा, CH3COOH इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इतना तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता है तो कॉपी में लिखिए, एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, C6H8O6 इसे कहते हैं सैट्रिक एसिड, एसिड, ठीक है। CH3CH2COOH इसको कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, कॉपी में नोट कीजिए, क्लियर। इतना बस समझ में आ गया। अब बोलता है कि कौन सा एसिड है जो KMnO4 में मिला देंगे तो इसका रंग जो है, पर्पल रंग जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो याद रखिए कि सिट्रिक एसिड C6H8O6 जो है, अगर इसको ऐड करते हैं पोटासियम परमैंगनेट में तो क्या होता है, तो इसका कलर जो है, जो पर्पल कलर है, ये कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, कलर लेस हो जाता है इसका, ठीक है ना। इसका जो समीकरण है वो देखिएगा समीकरण, तो समीकरण इसका जो है वो C6H, अब इतना आपको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी इसको मिलाते हैं KMnO4 के साथ, तो ये पैदा करता है MnO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, प्लस पानी पैदा करेगा, प्लस पोटेशियम आयन पैदा करेगा। ऐसा ही कुछ समीकरण होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और उसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में ने हाल ही में नए राजगान के रूप में इसे प्रस्तावित किया। यहाँ बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है आपको। पहला नंबर कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, पहली बात। दूसरी बात है बांग्लार माटी या बांग्लार जल जो है ये बंगाल का राजकीय गान है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इसको लिखा कौन है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दो बात तो ऑलरेडी आपको हो गया, तीन बात है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हुआ था क्या कि लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उस वक्त जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने बांग्लार माटी और बांग्लार जल, मतलब दोनों एक ही चीज है, नामक एक भजन लिखे। इस भजन है, ये गीत है ना, लिखे, और उसमें जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बात किया उन्होंने। मतलब उसे कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी के बारे में बात किया, ब्रदरहुड के बारे में बात किया, बंगाल की यूनिटी के बारे में बात किया उन्होंने इस गीत के माध्यम से। और बाद में टीएमसी जो गवर्नमेंट बंगाल में बनी, हाल फिलहाल कुछ पहले की बात है, उन्होंने इस गीत को जो है राजकीय गान के तौर पर ले लिया बंगाल में, मतलब बंगाल में राजकीय गान के तौर पर ये गीत बजता है, ठीक ना।
अच्छा, काजी नजरुल इस्लाम क्या है? ये काजी नजरुल इस्लाम जो है बांग्लादेश के एक राइटर हैं और पोएट हैं। काजी नजरुल इस्लाम जो है बांग्लादेश के पोएट और राइटर हैं। सुकांत भट्टाचार्य, सुकांत भट्टाचार्य जो है ये बंगाली, ये भी एक बंगाली पोएट है। सुकांत भट्टाचार्य ये भी पोएट ही है और बंगाली पोएट है, ये भी एक पोएट है, ठीक है ना, दोनों। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। नेक्स्ट आइए 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन जो अभी बना है कुछ दिन पहले, वास्तुकार उनके बनाने वाले कौन है? वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन जो बना है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अपने कॉपी में लिखिएगा। ये ओपन हुआ है, संसद भवन जो ओपन किया गया है, ये किया गया है ओपन आपको 19 सितंबर, ये अपने कॉपी में लिखिएगा, 19 सितंबर 2023 को ओपन किया गया, ठीक है ना। इसके जो आर्किटेक्ट थे ये थे बिमल पटेल, ये बिमल पटेल साहब जो है इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है ना, ठीक है। और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो 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 इसको बनाया था, वो है टाटा प्रोजेक्ट, इसको बनाया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है, इसको बनाया था। क्लियर? आइए बात करते हैं 76 नंबर। 76वें कांस फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? जो 76 कांस फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें ये 7वां कांस फिल्म महोत्सव था। इसमें भारतीय दो फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। पहला का नाम था अनुराग कश्यप की कनेडी और दूसरा नाम था कन्हू बहल की आगरा। अनुराग कश्यप की कनेडी और कन्हू बहल की आगरा, ठीक है ना, ये दो फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। नीरज पांडे की खाकी फिल्म जो है, खाकी, ये बिहार पर आधारित जो है एक सीरीज है, बिहार पर आधारित एक सीरीज है जिसको नीरज पांडे ने लिखा है, ठीक है ना। आइए 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। अजामी असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? 6 to 8 क्वेश्चन की जब हम बात करें, 6 to 8 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, 6 to 8 क्लास की क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि हिंदुस्तान में जो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस G20 शिखर सम्मेलन में अजामी असमानी जो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, उनको नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इसलिए G20 अब G21 हो गया, ठीक है ना। और ये अफ्रीकी संघ का एक देश है कोरोमोस, अफ्रीकी संघ का एक देश है कोरोमोस। इस कोरोमोस के राष्ट्रपति जो थे अजामी असोमानी, इनको G20 में एक नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, जो G21 हो गया। अब नेक्स्ट में 2024 में इसको जो गेस्ट होस्ट करेगा वो है ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील। ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में, फिर क्वेश्चन यह है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चंस जो है वो पीछे जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया गया तमाम क्वेश्चंस को देखते रहें, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक मैं रखता हूँ। वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए आप लोग अपना।